हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज चार टॉपिक। फर्स्ट इज बागाराम बेस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो एयर बेस है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड इज आत्मनिर्भर इन पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल में इंडिया क्या आत्मनिर्भर हो सकता है। दाल जो है पल्सेस हम लोग बहुत खाते हैं, बहुत उगाते भी हैं, बट बहुत इंपोर्ट भी करते हैं। थर्ड टॉपिक मैत्री सेकंड। मैत्री क्या है, मैत्री सेकंड क्या है, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं। एंड फोर्थ, इंडिया रिन्यूड इंगेजमेंट विद तालिबान लेड अफगानिस्तान। हमने तालिबान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तालिबानी लीडर्स के साथ इंगेज होना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली एस जयशंकर की मीटिंग थी, हमारे जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के श्री एस जयशंकर, तालिबानी लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग भी हुई। तो ये चारे टॉपिक फर्स्ट और फोर्थ जो हैं काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, बट सेकंड और थर्ड टॉपिक जो है वो अलग अलग हैं। हम ये चारों टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वट एवर न्यू वर्ड्स यू लर्न टुडे, जो भी वोकेबलरी आप अपने डिक्शनरी में ऐड करते हो आज, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका लर्निंग जो है वो बेटर होता है। तो फर्स्ट, बगराम बेस इन अफगानिस्तान। तो ये बगराम बेस है क्या, है ना, ये एडिटोरियल डिस्कस करता है पूरा बगराम बेस के ऊपर। An editorial discusses the potential US return to Afghanistan's Bagram base and how it could reshape the regional power balance। ठीक है, ये लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है सैयद अता हसन। ठीक है, अफेक्टिंग चाइना पाकिस्तान एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो बगराम एयरबेस कहाँ पे है, वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है जो पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान कब से रूल कर रही है अफगानिस्तान में, 2021 से रूल कर रही है। तालिबान के पहले अफगानिस्तान में कौन था, तालिबान के पहले अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, और साथ में वो यूएस की हेल्प से रूल कर रही थी, क्योंकि तालिबान लगातार अटैक करते थे। यूएस की आर्मी जो है, यूएस की जो एयरफोर्स जो है, वो पूरा पूरा एक तरह से अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी वहां पे रूल करने के लिए। तो जब ट्रम्प साहब पहली बार आए थे, ट्रम्प साहब को लगा कि यूएस की आर्मी फालतू में खर्चा कर रही है, यूएस की आर्मी को वहां से अफगानिस्तान से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो उन्होंने उसको तालिबान को सौंप के वापस वहां से एग्जिट हो लिए। अब उसी में तो एक एयरबेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बगराम एयरबेस। अब वो बगराम एयरबेस पे वापस यूएस रिटर्न होना चाहता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। बगराम एयरबेस इज क्लोज टू काबुल। काबुल को बहुत पास ही है बगराम एयरबेस, जस्ट 40 किलोमीटर काबुल के पास है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। उसके आसपास क्या है, माउंटेन्स है। ओरिजिनली उसको सोवियत यूनियन ने बनवाया था 1950s में। फॉर नियरली 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स तक, 20 सालों तक अमेरिकन मिलिट्री पावर का वो एपी सेंटर रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। फ्रॉम हियर द यूएस मॉनिटर्ड ईरान। ईरान को यूएस मॉनिटर करता था, जो यहाँ पे है। पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों को मेंटेन करता था। चाइना के एक्टिविटी जो है जिनजियांग प्रोविंस में, वहां मॉनिटर करता था, और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स को भी मॉनिटर करता था। तो यहाँ से यूएस जो है आसपास के सारी एक्टिविटीज पे नजर दौड़ाए रखता था, अपना फॉरेन पॉलिसी को इन्हांस करता था। ठीक है, वहां से इंटेलिजेंस फैकल्टीज थी, लॉन्ग रनवेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कैपेसिटी फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, है ना, 10,000 20,000 सोल्जर वहां बगाराम एयरबेस पे आराम से रह सकते हैं, उतनी कैपेसिटी उसकी है। जब यूएस ने वहां से विड्रॉ किया, द लास्ट हेलीकॉप्टर लेफ्ट फ्रॉम बगराम, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। अमेरिका के लॉन्गेस्ट वॉर को वहां पे सिंबलाइज किया गया कि हाँ, लास्ट जो है हेलीकॉप्टर वहां से निकल रहा है, कहां से, बगराम एयरबेस से। ठीक है, यूएस ने 9/11 के बाद, 9/11 जब अटैक हुआ था यूएस में, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद अफगानिस्तान पे चढ़ाई की थी यूएस ने और उसको ऑक्युपाई किया था। वाई इज द यूएस टॉकिंग अबाउट रिटर्निंग टू अफगानिस्तान। यूएस क्यों बात कर रहा है अफगानिस्तान रिटर्न करने के लिए। देर आर 3 की रीजन। स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग, बगराम अलाउज सर्विलेंस ओवर ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान। बगराम अलाउ करता है कि ईरान, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर आराम से सर्विलेंस कर सकता है यूएस। टेररिज्म को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता है। आईएस का खोरासान जो मॉड्यूल है, अलकायदा है, वो लोग वापस रिसर्च कर रहे हैं, है ना। यूएस उनको वार्निंग देना चाहता है। रिसोर्स रेस, अफगानिस्तान में पूरा मिनरल्स भरा हुआ है, मिनरल्स है, लिथियम है, कोबाल्ट है, क्रिटिकल मिनरल है, ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। चाइना वहां पे ऑलरेडी मूव कर रहा है, यूएस को भी वो रिसोर्सेज चाहिए।
कैन द यूएस एक्चुअली गो बैक, शायद यूएस वापस नहीं जा पाएगा। द तालिबान गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड इट विल नेवर हैंड ओवर बगाराम टू यूएस। बगराम एयर जो एयरबेस है वो यूएस को वो लोग सौंपेंगे नहीं। ठीक है, तालिबान का ये स्टैंड है। रिटर्न वुड सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द रीजनल कैलकुलस। रीजन का जो कैलकुलस है, रीजनल जो इन्फ्लुएंसेस हैं चाइना के लिए अल्टर हो जाएंगे। यूएस रिटर्न का मतलब जिंजियांग पे सर्विलेंस हो जाएगा। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो यूएस का, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है, जो चाइना बाकी वर्ल्ड से कनेक्ट करता है उसके थ्रू, है ना, पाकिस्तान से कनेक्ट करता है सीपेक के थ्रू। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी एपीएससी मेंस में भी 2 बार आया। ठीक है, इसी साल, एक ही साल में उस पर क्वेश्चन देखे गए। Belt and road routes through Pakistan and Central Asia. Pakistan could quietly support the US reopening intelligence and supply cooperation in exchange of financial and military aid. For Iran, it means US drones flying near its eastern border, threatening its regional influence. ईरान के लिए क्या है, इसका मतलब है यूएस ड्रोन जो है वो फ्लाई करने लगेंगे ईस्टर्न बॉर्डर पे भी, है ना, रीजनल इन्फ्लुएंस काफी हद तक खराब होगा। इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन क्या होगा? इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगा। When US troops were in Afghanistan, India benefited indirectly. The US presence kept Pakistan and extremist network under check. US के जो प्रेजेंस था पाकिस्तान को भी चेक में रखा और एक्सट्रीमिस्ट को भी चेक में रखा, है ना। अगर वापस से यूएस का रिटर्न होता है तो एक तरह से हमारे लिए थोड़ा फायदा वहां पे है। इफ अफगानिस्तान नाउ रिटर्न्स थ्रू अ डील विद तालिबान और पाकिस्तान, इट रिड्यूसेस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन काबुल। क्योंकि अगर अभी यूएस रिटर्न होता है तो उसको डील करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, तो जाकर रिटर्न हो पाएगा। तो इस बार उतना फायदा नहीं दिख रहा, बट पहले से जब था तो पाकिस्तान को भी कंट्रोल रखता था और बाकी जो एक्टिविटीज होती थी उनको भी कंट्रोल रखता था। सो न्यू दिल्ली फोकस विल लाइकली रिमेन ऑन डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी एजुकेशन। हम लोग क्या करते थे अफगानिस्तान में, हमने डेवलपमेंट किया है, हमने रोड्स बनाए हैं, है ना, हमने वहां पे सड़कें बनाई हैं। ठीक है, रोड सड़कें एक ही बात है। हमने वहां पे हाइड्रो पावर्स बनाए हैं, हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो हमने ये सब जो काम किए उनके लिए हमारा अप्रोच वही रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? प्रमोट रीजनल डायलॉग फ्रेमवर्क। इंडिया शुड पुश फॉर मल्टीलैटरल एंगेजमेंट थ्रू एससीओ एंड यूएन मैकेनिज्म। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के थ्रू हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि हम वहाँ पे क्या कर पाए, है ना, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट कर पाए टू इंश्योर अफगानिस्तान न्यूट्रलिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, जिससे कि अफगानिस्तान न्यूट्रल रह पाए और रीजनली स्टेबल रह पाए। सेकंड, स्ट्रेंथन इंडिया सेंट्रल एशिया आउटरीच। इंडिया और सेंट्रल एशिया आउटरीच को स्ट्रेंथन कर पाए। enhances ties with Central Asia republics via INSTC. What is INSTC? International North-South Trade Corridor. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो इंडिया को ईरान के साथ आगे जाके रशिया के साथ जोड़ता है ना, सेंट्रल एशिया से होकर गुजरता है, हमें उसको स्ट्रेंथन करना होगा। छवार पोर्ट जो ईरान में इंडिया ने एक तरह से बिल्ड किया है, उसके थ्रू हमें पाकिस्तान को और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करनी होगी। Sustain development and humanitarian presence. Continue soft power initiative in education, healthcare, and infrastructure to maintain goodwill among Afghan citizens. Intensify counter-terrorism coordination. Deepen intelligence sharing with like-minded partners. तो ये सब काम इंडिया को करने होंगे। ठीक है। टॉपिक नंबर 2 ये क्या है? आत्मनिर्भर इन पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, दाल में हमें आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, इंडिया जान लो, इंडिया इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, और कंज्यूमर भी है, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। इतना दाल हम खाते हैं, जो लोग वेज खाते हैं उनका प्रोटीन सोर्स ही दाल है, जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग भी दाल खाते हैं। ठीक है, तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, पल्सेस के लिए 11,440 करोड़ फाइनेंशियल आउटले रखा गया है। टाइम पीरियड कितना रखा गया है? 6 ईयर्स। अक्टूबर 11 को ये फुल फ्लेज मिशन लॉन्च होता है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली। दिस इनिशिएटिव विद आउटले ऑफ 11,440 करोड़ will run from 2025-26 to 2030-31. Aims to make India fully self-reliant in pulses production by December 2027. Pulses में इंडिया को fully self-reliant बना देना है दिसंबर 2027 तक। This comes at a crucial time. India, despite being the world largest producer of pulses, still import around 47 lakh ton every year to meet its domestic demand. 47 लाख टन पल्सेस हमें हर साल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, अब ये मिशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं?
व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द मिशन। तो पहला काम हमें कि डोमेस्टिक पल्स का प्रोडक्शन जो है उसको स्केल अप करना पड़ेगा। पल्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। पल्सेस का प्रोडक्शन 350 लाख टन से बढ़ना चाहिए 230 231 तक, है ना। कल्टीवेशन एरिया बढ़ाना पड़ेगा टू 310 लाख हेक्टेयर्स, जिस फोकसिंग ऑन राइस फैलोज एंड न्यू रीजन्स। राइस फैलो मतलब राइस कल्टीवेशन के बाद जो एरिया खाली छोड़ दिया जाता है कुछ महीनों के लिए या एक कुछ सालों के लिए भी, तो वैसे एरिया पे हमें पल्सेस का कल्टीवेशन करना पड़ेगा और नए रीजन्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट वो किसानों से 100% खरीद लेगी, प्रोक्योर कर लेगी। प्रोक्योर करने को बोलते हैं खरीद लेना, ठीक है। तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फॉर 4 years टू सपोर्ट फार्मर। 4 साल तक फार्मर जितना भी तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल उगाएंगे उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद ही खरीद लेगी। गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट 88 लाख फ्री सीड किट्स, 88 लाख फ्री सीड किट्स देगी एंड 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स देगी किसको, फार्मर्स को। 2 करोड़ फार्मर्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। बजट तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो दिस इज द हाईलाइट ऑफ द मिशन। वाई आत्मनिर्भरता ऑफ पल्स इज नीडेड, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, सॉयल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। पल्सेस जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से में लेके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे कि उनको यूरिया वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जो फर्टिलिटी है सॉयल की वो मेंटेन रहती है, रूरल लाइवलीहुड भी बढ़ेगा। इंडिया 28% ऑफ ग्लोबल पल्सेस के कंट्रीब्यूट करता है, स्टिल इंपोर्ट करता है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। हम मोजाम्बिक से बहुत ज्यादा तुअर दाल, तुअर मतलब अरहर दाल को इंपोर्ट करते हैं। अरहर, रहर, तुअर एक ही है। इन 2023-24 इंडिया इंपोर्टेड 7.7 लाख टन्स ऑफ तूर, 1/3 ऑफ मोजाम्बिक अलोन, है ना। मोजाम्बिक से ही हम लोगों ने 1/3 दाल इंपोर्ट किया जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसका। राइजिंग इनकम्स एंड प्रोटीन अवेयरनेस आर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड वाइल प्रोडक्टिविटी रिमेन्स बिलो ग्लोबल एवरेज। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्टिविटी। हमारे पास एरिया बहुत है बट वो एरिया पे हमारा प्रोडक्टिविटी कम है। बिलो ग्लोबल एवरेज एट 0.74 टन्स पर हेक्टेयर। ग्लोबल एवरेज मतलब वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे काफी कम है। ये देखो नीति आयोग, नीति आयोग क्या बोलता है, जर्नी टुवर्ड आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। 1966 की बात करें, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लाया गया था। 1969 में पल्स डेवलपमेंट स्कीम लाया गया था। फिर 1985 में नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया। टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड पल्सेस मेज पे लाया गया 1990s में। 2004-10 में लाया गया इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ ऑयल सीड पल्स, ऑयल पाम एंड मेज, ठीक है। 2007-12 में लाया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी। और अभी पल्सेस की बात हम वापस से करने लग रहे हैं, डायरेक्टली पल्सेस के ऊपर स्कीम बना दिया हमने आत्मनिर्भरता के लेके। अब ये कैसे ऑपरेट होगा, 5 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें ICAR, है ना, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है इसको मॉनिटर करेगा। साथ ही पोर्टल इसके लिए है, साथ ही पोर्टल, साथ ही मतलब सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सीड सप्लाई। Procurement through NAFED and NCCF under PM ASA scheme ensures price assurance. PM ASA scheme क्या है, PM ASA scheme renewed with 35,000 करोड़ बजट। PM ASA स्कीम क्या करेगा, फेयर प्राइस दिलवाएगा फार्मर्स को, स्टेबल मार्केट प्राइस कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। शील्ड फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स, डिस्ट्रेस मतलब परेशान होकर जो जल्दी बेच देते हैं फार्मर्स, उससे शील्ड करेगा फार्मर्स को। नाफेड किसको बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। एग्रीकल्चर कर लेना एक बात है, उसका मार्केटिंग करना फार्मर्स के लिए बहुत इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए नाफेड बॉडी एक कोऑपरेटिव है उनका। साथी कौन है, साथी सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिसिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री जो है ये क्या है, साथी है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक है। तो साथी पोर्टल का बारे में आपको पता चल गया, नाफेड के बारे में भी और PM आशा स्कीम के बारे में भी। ये सारे प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली चीजें हो सकती हैं। और क्या किया जाएगा, 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट बनाया जाएगा टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस हो जाता है उसके लिए क्या बनाया जाएगा, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, है ना। क्रिएट जॉब्स क्रिएट किया जाएगा। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा फॉर रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एज एडवाइज बाय नीति आयोग। जैसा नीति आयोग ने एडवाइस किया है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगाया जाएगा, ठीक है। विथ अश्योर्ड MSP प्रोक्योरमेंट एंड बेटर सीड द गवर्नमेंट एम्स टू क्लोज दिस गैप। ये गवर्नमेंट जो है इस गैप को क्लोज करना चाह रही है।
तो इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? इंडियाज पल्सिड यील्ड इज मच लोअर कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड से हमारा जो पल्स का यील्ड है, पल्स का यील्ड वो बहुत कम है। प्राइस वोलेटिलिटी होती रहती है, इंपोर्ट पे हम काफ़ी डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट सेंसिटिव है, एंड पेस्ट इशू अफेक्ट प्रोडक्शन स्टेबिलिटी। पेस्ट इशू भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। ठीक है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट पेस्ट? क्लाइमेट चेंज से क्या होता है ना? इंसेक्ट एक्सपीरियंस एडिशनल जनरेशन, ज़्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, अब ज़्यादा इंसेक्ट होंगे, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड आप डालते रहो, इंसेक्ट्स मरते नहीं हैं, इंसेक्ट्स बिगर हो जाते हैं, इंसेक्ट दालों को खाने लगते हैं। ठीक है ना? सिग्निफिकेंस क्या है? रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंस घटाना होगा। अब आप इंपोर्ट करते हो, जैसे पल्सेज है, पल्सेज इंपोर्ट हो रही है, बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जो है वो कम होता है। ठीक है, इंश्योर प्रोटीन सिक्योरिटी, प्रोटीन सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना होगा। सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना होगा, फार्मर्स इनकम बढ़ाना होगा। कंट्रीब्यूशन टू विजन 2047, विजन 2047 के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है उसको इन्हेंस किया जाए, ट्रांसपेरेंसी से लोकलाइज्ड प्रोक्योरमेंट किया जाए, पल्सेज में वैल्यू एडिशन किया जाए, रूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएं जो हार्वेस्ट लॉसेस को कम करते हैं। हार्वेस्ट, एक बार जब हार्वेस्ट कर लिया गया उसके बाद लॉसेस होने लगते हैं, सड़ने गलने लगता है, चूहे खाने लगते हैं, उसको कम करना जरूरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, पल्सेस के रिसर्च में, स्टोरेज में, मार्केटिंग में, न्यूट्रिशनल गोल्स को इंटीग्रेट करना है विथ एग्रीकल्चरल मिशन टू टैकल प्रोटीन डेफिशिएंसी। डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न टू रिड्यूस सीरियल बायस एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। टॉपिक नंबर 3, मैथ 3। डेक्स क्लियर्ड फॉर मैथ 3 2, इंडिया सेट टू चार्ट न्यू फ्रंटियर्स इन अंटार्कटिका आइसी विंडर्स वाइल्डरनेस। तो अंटार्कटिका जो एरिया है ना, अर्थ अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो यहाँ पे जो एरिया आता है वो क्या होता है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में क्या है? अंटार्कटिका में रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन का काम चलता रहता है। ठीक है, रिसर्च के लिए वहां पे हम लोगों ने क्या बनाया है? मैथ्री 2 बनाने वाले हैं। इंडिया हैज रिसीव्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैथ्री 2, अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है लेटेस्ट अंटार्कटिक रिसर्च बेस टू बी रेडी बाई जनवरी 2029। दिस मार्क्स द नेक्स्ट मेजर चैप्टर इन इंडियाज अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, reinforcing the nation's scientific and environmental commitment to the southernmost commitment। ठीक है, मैथ्री 2 क्या करेगा? द मैथ्री 2 का प्रपोजल 2023 में ही आ गया था, बट अप्रूवल अभी आया है। स्टेशन विल बी बिल्ट इन ईस्टर्न अंटार्कटिका, ईस्टर्न अंटार्कटिका में स्टेशन बिल्ड किया जाएगा। 2000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है, 7 ईयर्स का टाइम है। जब ये कंप्लीट होगा, मैथ्री 2 विल बिकम इंडियाज 4th रिसर्च। इंडिया के रिसर्च सेंटर और कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण से नाम ही से है, दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये क्या होगा? मैत्री 2। नोडल एजेंसी और मिनिस्ट्री कौन सी है? एनसीपीओआर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि गोवा में है। द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस will implement and oversee the project. It coordinates India's Antarctic and Arctic missions, environmental studies, and polar logistics. India currently has 2 operational research stations in Antarctica. अंटार्कटिका में अभी हमारे पास जो भी रिसर्च स्टेशन है उसमें 2 ऑपरेशनल है, बाकी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैत्री ऑपरेशनल है, भारतीय ऑपरेशनल है। दक्षिण गंगोत्री जो था वो डी कमीशन कर दिया गया आफ्टर इट बिकेम सबमर्ज्ड, जब ये आइस में धीरे धीरे क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। ठीक है, तो ये सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मैत्री 2 विल रिप्लेस द एजिंग मैत्री स्टेशन, मैत्री स्टेशन को रिप्लेस करेगा। मैत्री स्टेशन बहुत पुराना हो चुका है ना, एंड नाउ फेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस। इट विल बी डिजाइन्ड एज अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल रिसर्च बेस पावर्ड बाय सोलर एंड विंड एनर्जी। वहां सोलर और विंड एनर्जी उसको पावर करेगी। कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाएगा। स्टेशन विल इंक्लूड ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट रियल टाइम इन्वायरमेंटल डाटा। रियल टाइम इन्वायरमेंटल डाटा को वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो काफी टाइम के लिए वो ट्रांसमिट करते रहेंगे। अब बात आते हैं लीगल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन अंटार्कटिक एक्ट बनाया था 2022 में, है ना, गिव्स लीगल इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज इंक्लूडिंग द अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिका को सेफ यूज, रिसर्च यूज करने के लिए अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में पूरे वर्ल्ड ने किया था। मैड्रिड प्रोटोकॉल आया था उसके ऊपर। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स पूरे वर्ल्ड ने साइन किया था, है ना, मैक्सिमम कंट्रीज ने।
तो उसके ऊपर ही इंडिया अंटार्कटिक एक्ट आ गया कि अगर वहाँ प्राइवेट कंपनी जाकर रिसर्च करती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, तो बहुत ज़्यादा उन पे फाइन लगाया जाएगा, है ना। ये इंडिया अंटार्कटिक एक्ट जो अभी 2-3 साल पहले ही आया है, वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करता है, अंटार्कटिक में वेस्ट डंपिंग को बैन करता है, और फॉरेन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन कि वहाँ पे ले जाके आप चूहा छोड़ दो, वहाँ पे ले जाके बंदर छोड़ दो, उसको सीधे सीधे क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है। रिक्वायर्स परमिट फॉर एक्सपेडिशन, अगर आप प्राइवेटली वहाँ पे एक्सपेडिशन करने जा रहे हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की परमिट चाहिए। अगर आप इंडियन हो या इंडिया में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रिसर्च करने जा रहे हो, वेस्ट डिस्पोजल वहाँ पे कर रहे हो, तो परमिट चाहिए। What is the way forward? Matri 2 reflects India's growing scientific and environmental leadership in polar research. Focus must remain on sustainable operations, international collaboration and data transparency. ठीक है, तो ये है हमारा वे फॉरवर्ड। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इंडिया रिन्यूड एंगेजमेंट विद तालिबान लेड अफगानिस्तान। तालिबान लेड अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या रिन्यूड एंगेजमेंट रहा है। India has decided to upgrade its technical mission in Kabul to a full-fledged embassy, signaling gradual re-engagement with the Taliban regime. ठीक है, इंडिया ने डिसाइड किया है कि अपग्रेड करेगा, है ना, टेक्निकल मिशन को काबुल में, क्योंकि जब से 2021 वो टाइम था जब अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां से हटा दी जाती है, वहां तालिबान टेक ओवर कर लेता है। अब तालिबान टेक ओवर कर लेता है तो इंडियन एम्बेसी भी वापस चली आती है। ठीक है, फिर 2022 में अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में इंडिया जो है उनकी हेल्प करने पहुंचता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाता है धीरे धीरे, है ना। छोटे लेवल पे बातचीत, छोटे लेवल पे हमें अपनी ऑफिस स्टार्ट करते हैं एक तरह से, फिर हम अपना टेक्निकल मिशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। बट अभी जो है बातचीत हो चुकी है कल अफगानिस्तान के लीडर से, और एक टेक्निकल मिशन जो हम चला रहे थे उसको फुल फ्लेज एम्बेसी में वापस हम अपग्रेड कर रहे हैं, सिग्नलिंग ग्रेजुअल री इंगेजमेंट विद द तालिबान। ग्रेजुअली हम री इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान से। देखो यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर और यहाँ पे जो तालिबान के उनके लीडर हैं कितनी खुशी से हाथ मिला रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू री एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को री एस्टैब्लिश किया जा रहा है, इंगेजमेंट को मेंटेन किया जाएगा, है ना, विद द डी फैक्टो रूलर्स। बट इज डी फैक्टो, फैक्ट में जो रूल कर रहा है, फैक्ट में तो तालिबान ही रूल कर रहा है, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जाएगी। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, $3 बिलियन से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हमने अफगानिस्तान में लिया है, $3 बिलियन से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट किया है, तो उनके साथ ठीक है कंटिन्यूटी बढ़ाना है हमारा, कि हमने जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, पावर हाउसेज बनवाए हैं, उसको मेंटेन रखा जा सके। पार्लियामेंट भी बनवाया वहाँ का हमने। टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमिड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अगर तालिबान ज़्यादा अच्छा फ्रेंड हो पाकिस्तान और चाइना का, है ना, तो अफगानिस्तान एक एंटी इंडिया सेंटर भी बन सकता है। तो एंटी इंडिया सेंटर नहीं बने, अगर हम उनसे थोड़ा बहुत भी जुड़े रहेंगे तो एटलीस्ट वो एंटी इंडिया सेंटर तो नहीं बढ़ेगा। हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करते रहेंगे, वहाँ के लोगों के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते रहेंगे, कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन रहेगा, बातचीत होते रहेगा, बातचीत होते रहने से रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा और टेररिज्म को काउंटर करते रहेंगे। 1998 वो टाइम था जब नेपाल से एक फ्लाइट उड़ता है IC-814, जिसके ऊपर अब आपको अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज भी मिल जाएगी, या तो नेटफ्लिक्स पे होगा, देख लेना आप। वो IC-814 काठमांडू से निकलता है, वो इंडिया में लैंड करने वाला होता है अमृतसर। वो अमृतसर की जगह, इंडिया की जगह कहाँ चला जाता है? वो पाकिस्तान चला जाता है, लाहौर, वहां पे तेल लेके, फ्यूल लेके, और वापस कहाँ चला जाता है? वो अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पे चला जाता है। उस समय भी 1998 में तालिबान ही रूल कर रहे थे, कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अब क्या उस फ्लाइट को तालिबानियों ने हाईजैक किया था? नहीं, उस फ्लाइट को पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने हाईजैक किया था, ठीक है, मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए, है ना। मसूद अजहर जो इंडिया के जेल में बंद था, तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे तालिबान ने इंडिया की हेल्प नहीं की, क्योंकि हम तालिबान से इंगेजमेंट नहीं रखते थे, तालिबान से हम कम्युनिकेशन नहीं रखते थे, तालिबान से हम बातचीत नहीं करते थे। बट अगर 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 हम तालिबान से आज हम बातचीत करके रखते हैं, इंगेजमेंट करके रखते हैं, तो ऐसा एंटी इंडिया स्टेप नहीं होगा। की टारगेट्स क्या होंगे? ऑपरेशनलाइज फुल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन काबुल आफ्टर 3 ईयर्स। जो हमारे स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको हम रीअज्यूम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन पार्टनरशिप करेंगे, है ना, जो भी टेरर थ्रेट्स हैं हमारे उनको मिटिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। छावार पोर्ट जो अफगानिस्तान के जस्ट बाद ईरान में आता है, उसको हम वापस से
और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, ठीक है। उसी के थ्रू हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बढ़ाएंगे। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट? पॉलिटिकल कंपोनेंट। अपग्रेडिंग द मिशन रिफ्लेक्ट इंडियाज कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन विदाउट लेजिटिमाइजिंग द तालिबान फॉर्मली। तालिबान को बिना फॉर्मली रिकॉग्नाइज किए हुए हम अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक कंपोनेंट क्या होगा? हम फूड, मेडिकल सप्लाईज, स्कॉलरशिप ये सब देते रहेंगे, है ना। और डेवलपमेंट के लिए हमने जो हाईवेज बनाए हैं, जरान जलाराम हाईवे या सलमा डैम, उन सब प्रोजेक्ट्स को एक तरह से रिवाइव करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस हमारा स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन नहीं होगा अफगानिस्तान में। काउंटर टेररिज्म, वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग मिलेगी हमें। अगर तालिबान को आप एज ए टेरर नेटवर्क बोल के नहीं देखिए, तालिबान एक आइडियोलॉजी है जिसको अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाती है, बट उस वहाँ पे अलकायदा और बाकी ग्रुप्स ऐसे हों, एंटी इंडिया ग्रुप्स हों, तो उसके लिए तालिबान से अच्छा रिलेशनशिप होने पे हमें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस मिल सकता है। जियो इकोनॉमिक एडवांटेज फैसिलिटेट्स कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया थ्रू छावार पोर्ट। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन सस्टेन इंडियाज इमेज एज अ बेनिवोलेंट डेवलपमेंट पार्टनर। इंडिया के इमेज को सस्टेन करेंगे एज अ बेनिवोलेंट डेवलपमेंट पार्टनर, और रीजनल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखने में यहाँ क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। 5 पिलर्स दैट ड्राइव इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान कौन कौन सा है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, छावार पोर्ट वगैरह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 5 पिलर्स हैं जो हम लोग इंगेज करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हमें क्या फायदा होगा? पाकिस्तान और चाइना उसका गलत फायदा नहीं लेंगे, ये हमें फायदा होगा। करंट स्टेटस क्या है? 300 बिलियन तो हमने इन्वेस्ट किया ही है। 500 प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रोजेक्ट अफगान के प्रोविंसेज में हमारे चल रहे हैं। 75,000 अफगान स्टूडेंट इंडिया में पढ़ते हैं ICCR स्कॉलरशिप्स के थ्रू। मेरे कॉलेज में भी अफगानी स्टूडेंट माइनिंग इंजीनियरिंग करने आते थे। इंडिया हैज सप्लाइड 50,000 टन्स ऑफ व्हीट एंड 500 टन्स ऑफ मेडिकल एड सिंस 2022, जब वहां पे खासकर अर्थक्वेक आ गया था तब। द न्यू एम्बेसी विल ऑपरेट विथ लिमिटेड डिप्लोमेटिक स्टाफ इनिशियली, focusing on humanitarian priorities. Now, what is the challenge? Legitimacy of the Taliban regime remains internationally contested. जो तालिबान रजीम है, क्या उसका वर्ल्ड में पूरा एक्सेप्टेंस है? अभी तक नहीं है। ह्यूमन राइट के कंसर्न्स हैं, खासकर वुमेन्स को लेके, है ना, वुमेन राइट को लेके, एजुकेशन को लेके। सिक्योरिटी रिस्क है, वहां पे ISIS खोरासान प्रोविंस का एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क है। अदर एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं, फैक्शंस मतलब टुकड़ियां हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है। एड डिलीवरी कंस्ट्रेंट्स ड्यू टू वीक गवर्नेंस एंड लिमिटेड इंटरनेशनल ओवरसाइट, ठीक है। एड डिलीवरी का कंस्ट्रेंट्स है वीक गवर्नेंस की वजह से और लिमिटेड इंटरनेशनल ओवरसाइट्स की वजह से। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, कंटिन्यू एंगेजमेंट बेस्ड ऑन इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, नॉट आइडियोलॉजी, है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रियलिज्म दिखाएंगे, एंगेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे, इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, आइडियोलॉजी का नहीं। Conditional cooperation, link aid and recognition to Taliban progress on inclusivity and women rights. Regional partnership, collaborate with Iran, Russia, Central Asia for balanced influence. Counter terrorism क्या होगा? Strengthen intelligence, हमें इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना होगा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए काम करना होगा। एजुकेशन, मेडिकल, कल्चरल आउटरीच, जिससे कि हमारा गुडविल बढ़ेगा। अब ये हो गए हमारे टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स के अलावा हम आज कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मेंस तो खत्म हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। बीच बीच में आपको आंसर राइटिंग भी कराते रहेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। द मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो आज हमने आत्मनिर्भर पल्सेस के ऊपर टॉपिक पढ़ा, इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ये 4 ऑप्शन पढ़ो। मेक इंडिया फुल्ली सेल्फ रिलायंट इन पल्सेस प्रोडक्शन बाय December 2027, इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तुअर, उड़द, मसूर at MSP for 4 years, establish 1,000 processing and packaging unit to reduce post-harvest losses, restrict import of pulses from all countries by 2027-26। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ये टॉपिक का PDF जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो PDF से आप देख भी सकते हो, बट देखने से पहले क्या क्या आपने समझा है उसके बेसिस पे आप आंसर करो। बागाराम एयरबेस कहाँ पे लोकेटेड है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर लोगे। मैत्री 2 के बारे में क्वेश्चंस है। मैत्री 2, इट विल बी इंडियाज 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इट विल बी लोकेटेड इन वेस्टर्न अंटार्कटिका। द प्रोजेक्ट विल बी implemented by NCPCOR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस।
मैथ्री 2 एम्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैथ्री। तो ये चारों में से कौन से ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और इनका आंसर आप कहाँ बताइए? कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड जय हिंद।